नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकुल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक एक्सपर्ट। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये केवल एक इलेक्ट्रॉनिक कैश है जिस पर कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कंट्रोल नहीं करता है। जैसे कि इंडियन रुपीस को आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है और यूएस डॉलर को यूएस फेडरल सिस्टम कंट्रोल करता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फिर कोई सेंट्रल बैंक कंट्रोल नहीं करता। दोस्तों, जैसे हम पेटीएम से एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में मनी ट्रांसफर करते हैं, जो कि सब वर्चुअली होता है, ना कि उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी भी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर हो सकती है और या फिर न्यू क्रिप्टो करेंसी माइंड हो सकती है। तो दोस्तों, जब भी हम मनी ट्रांसफर करते हैं पेटीएम के थ्रू या फिर किसी और यूपीआई ऐप के थ्रू, तो बैंक मिडिल मैन की तरह काम करता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, जो कि सारे ट्रांजैक्शन डिटेल्स सेंडर और रिसीवर के वेरीफाई करता है। उसके बाद ही ट्रांजैक्शन होने देता है, जिससे कि करेक्ट रिसीवर तक सेंडर के मनी ट्रांसफर हो सके। तो इस केस में दोस्तों, बैंक के पास सारी हमारी डिटेल्स होती हैं, सेंडर और रिसीवर की सारी डिटेल्स बैंक के पास होती हैं और वही सारे वेरीफाई करता है ट्रांजैक्शंस को। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में कोई भी मिडिल मैन नहीं होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, केवल माइनर्स होते हैं जो कि वेरीफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस को। और क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, यानी कि इसका कोई मालिक नहीं है या फिर इसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए मैं कोई भी एक आइटम लेकर आता हूँ बाजार से और उसकी कीमत 100 रुपये रखता हूँ। मान लीजिए एक मैं पत्थर लेकर आया हूँ और उसकी कीमत 100 रुपये रख दी है और आपको बेचने लगता हूँ, लेकिन आप कहेंगे कि हम तो नहीं मानने कि इसकी कीमत 100 रुपये है और आप नहीं लेंगे। लेकिन वही चीज़ अगर 100, 200, 300 लोग आकर कहने लगें और मेरे से खरीदने लगें ये आइटम 100 रुपये में, तो आपको भी इसको मानना पड़ेगा और खरीदना पड़ेगा 100 रुपये में। दोस्तों, यही सेम चीज़ क्रिप्टो करेंसी के साथ भी है। जब ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 2009 में, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि ये इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कि गोल्ड है, उसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है और उसको लोग मानते हैं, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये केवल एक डिजिटल एसेट है। तो शुरू में जब भी ये 2009 में इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे कि लोगों ने मानना शुरू कर दिया और इसको वैल्यू देने लगे लोग, तो इसकी प्राइसेस इंक्रीज हुई और इसकी हाई डिमांड होने लगी, जिसकी वजह से 2020-21 आते आते और इसकी प्राइस इंक्रीज हो गई। तो लोगों ने अब क्रिप्टो करेंसी को मानना शुरू कर दिया है और उसकी काफ़ी हाई डिमांड होने लगी है, जिसकी वजह से लोग अब इसमें ट्रेडिंग करते हैं और क्रिप्टो को एक्सचेंज करते हैं। और मेन यूज़ इसका आज की डेट में इन्वेस्टमेंट के रूप में होता है और लोग एक्सपेक्ट करते हैं हायर रिटर्न का कुछ सालों में। और ये स्टोर ऑफ वैल्यू है गोल्ड की तरह। जैसे कि हम गोल्ड को ट्रांजैक्शन के रूप में यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि उसको स्टोर करके रखते हैं फ्यूचर के लिए, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी को भी ट्रेडिंग के लिए यूज़ करा जाता है या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करा जाता है, जिससे कि अभी खरीद कर रख लें क्रिप्टो को और बाद में हम इसे बेच सकें या फिर किसी फिजिकल करेंसी में एक्सचेंज कर सकें। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। इसकी डिमांड के हिसाब से ही इसके प्राइसेस अप या डाउन होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट में कुछ रिस्क होता है, ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से ही काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि इसके प्राइसेस अप या डाउन होते हैं। एक दिन में ही इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो इस समय मार्केट में 2000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है और जो सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी आई थी वो 31 अक्टूबर 2008 को आई थी, जिसमें कि सतोशी नाकामोटो नाम के एक आदमी ने आर्टिकल पब्लिश करा था, जिसमें कि उन्होंने बिटकॉइन के बारे में बताया था। उसके बाद से सतोशी नाकामोटो नाम के इस आदमी का कोई पता नहीं चला है, ना ही पेपर पब्लिश करते समय इन्होंने उसके बारे में कुछ बताया गया है। लेकिन माना जाता है कि ये जापान से थे और इन्होंने ये पेपर पब्लिश करा था, जिसमें कि इन्होंने बिटकॉइन और ब्लॉकचेन से कैसे बिटकॉइन रिलेटेड है उसके बारे में पूरा सिनेरियो बताया था। दोस्तों, यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस बता देता हूँ क्रिप्टो करेंसी के। जैसे जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं डेबिट कार्ड से, तो हमको कुछ ट्रांजैक्शन फीस देखने को मिलती है जो कि बैंक चार्ज करती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में या बिटकॉइन में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं होती है। यहाँ पर केवल डायरेक्ट सेंडर टू रिसीवर ट्रांजैक्शन होता है, बीच में कोई मिडिल मैन इंक्लूड नहीं होता है जो कि ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करे। बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की।
तो क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है डार्क वेब में, क्योंकि वहाँ पर क्रिमिनल्स या जो भी कोई फ्रॉड करते हैं वो मनी ट्रांसफ़र करते हैं क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन के जरिए ही, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में सेंडर और रिसीवर की डिटेल सारी इनक्रिप्टेड रहती हैं और कोई भी नहीं देख सकता है। तो अगर बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी होती है तो क्रिप्टो करेंसी से नहीं पता लगाया जा सकता कि सेंडर की डिटेल्स क्या हैं और रिसीवर की डिटेल्स क्या हैं। तो इसलिए ये हाईली यूज़ होता है डार्क वेब में। और किसी के पास ब्लैक मनी है तो वो केवल इनको क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर सकता है और उससे पता भी नहीं चलेगा कि उसके पास कितना ब्लैक मनी था, क्या था, कब था। और दोस्तों, अगर हम किसी भी यूपीआई ऐप से मनी ट्रांजैक्शन करते हैं और वो ट्रांजैक्शन किसी भी तरीके से फेल्ड हो जाता है या फिर किसी और को ट्रांजैक्शन हो जाता है, यानी कि रिसीवर कोई और होता है और हमें किसी और को भेजना होता है, तो इस केस में हम कस्टमर केयर को कॉल करते हैं उस ऐप के, या फिर हम अपने बैंक को कांटेक्ट करते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी केस में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बार जो ट्रांजैक्शन हो जाती है वो दोबारा रिवर्ट नहीं हो सकती है, यानी कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के सारे ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन तकनीक के जरिए होते हैं। तो आइए इस ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में जान लेते हैं। दरअसल ब्लॉकचेन एक तरह का डेटाबेस है। और ये डेटाबेस क्या होता है? दरअसल डेटाबेस इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है जो कंप्यूटर सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड रहता है। इस डेटाबेस में इंफॉर्मेशन या डेटा एक टेबल के फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं ताकि स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन की सर्चिंग और फिल्टरिंग आसानी से हो सके। और डेटाबेस का यूज एक बार में कितने भी यूजर कर सकते हैं। ब्लॉकचेन का यूज डिजिटल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है, लेकिन इसमें हमें एडिट करने की परमिशन नहीं होती है। ब्लॉकचेन का सबसे पहली बार यूज 2009 में आया था, जब बिटकॉइन की लॉन्चिंग हुई थी। ब्लॉकचेन इंफॉर्मेशन को ग्रुप में कलेक्ट करता है और इन ग्रुप को ब्लॉक भी कहते हैं। हर ब्लॉक की लिमिटेड कैपेसिटी होती है, इसलिए जब एक ब्लॉक भर जाता है तो वो पहले भरे हुए ब्लॉक से जाकर जुड़ जाता है। ऐसे एक चेन बन जाती है डेटा की, और इसीलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। तो दोस्तों, ब्लॉकचेन दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है ब्लॉक, दूसरा होता है चेन। तो ब्लॉक यानी डेटा और चेन जिनसे कि ये सारा डेटा आपस में कनेक्टेड है। तो आइए ब्लॉकचेन की वर्किंग के बारे में जानते हैं। हर ब्लॉक के पास पिछले ब्लॉक का एक क्रिप्टोग्राफिक हैश है और ये हैश हर ट्रांजैक्शन पर नया बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नंबर और लेटर की स्ट्रिंग है। तो जानते हैं ये यूनिक हैश कैसे बनता है। इसमें हैशिंग एल्गोरिथम होती है जो इनपुट को एक फिक्स्ड लेंथ के एनक्रिप्टेड आउटपुट में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारा यूनिक हैश होता है, जो कि हर एक ब्लॉक के पास होता है। हर ट्रांजैक्शन होने पर एक यूनिक हैश जनरेट होता है और ये हैश ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करता है और साथ ही चेन में उससे पहले ट्रांजैक्शन हैश पर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए अगर ट्रांजैक्शन में छोटा भी चेंज होगा तो नया हैश बन जाता है। यानी अगर ब्लॉकचेन के डेटा में कोई भी छेड़छाड़ होती है तो हैश से उसमें हुई चेंजेस का पता लगाया जा सकता है, इसलिए ये एक सिक्योर ऑप्शन है। तो बिटकॉइन या कोई और भी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन की मदद से ही वर्क करती है, क्योंकि ब्लॉकचेन ही सारे बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को स्टोर करके रखता है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होती है। दोस्तों, ये ब्लॉकचेन बहुत से कंप्यूटर्स पर स्प्रेड होती है और हर कंप्यूटर के पास ब्लॉकचेन की एक कॉपी होती है। इन कंप्यूटर को नोड कहते हैं। ये नोड हैश को चेक करके पता लगाते हैं कि ट्रांजैक्शन में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है। अगर ट्रांजैक्शन को ज़्यादातर नोड्स अप्रूव कर देते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक में लिखा जाता है। ये नोड ब्लॉकचेन का इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और दोस्तों, ब्लॉकचेन अपने आप में हर 10 मिनट में अपडेट होता है ताकि कोई और नया ट्रांजैक्शन आया हो तो उस ब्लॉक में ऐड हो सके। तो ब्लॉकचेन में ही सारी ट्रांजैक्शन लिखी जाती हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी की, और ये ब्लॉकचेन इम्यूटेबल होती है, यानी इसका कोई भी ब्लॉक रिमूव नहीं किया जा सकता, जो कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को काफ़ी ज़्यादा रिलायबल बनाता है। तो दोस्तों, अब थोड़ा बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन की वैल्यू डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई पर। अगर डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिटकॉइन को खरीदते हैं और ट्रांजैक्शन भी ज़्यादा होते हैं, जिससे कि बिटकॉइन की प्राइस इंक्रीज होती है। लेकिन ये डिक्रीज भी हो सकती है अगर थोड़ी बहुत भी सप्लाई या डिमांड में कमी आती है, तो इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है। और करंटली एक बिटकॉइन की प्राइस 40 लाख इंडियन रुपीस से ज़्यादा है। तो यही एल्गोरिथम सतोशी नाकामोटो ने डेवलप करी थी, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि कैसे और कब कब बिटकॉइन की प्राइस इंक्रीज होगी और कब कब
डिक्रीज होगी। और बिटकॉइन केवल लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल हो सकते हैं, जो कि है 21 मिलियन। तो केवल 21 मिलियन ही यूज हो सकते हैं बिटकॉइन। और इस समय 18.6 मिलियन बिटकॉइन सर्कुलेशन में है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2140 तक सारे बिटकॉइन यानी कि 21 मिलियन तक सारे बिटकॉइन माइंड हो जाएंगे, मतलब सारे सर्कुलेशन में होंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं बिटकॉइन माइनर्स के बारे में। जैसे कि दो पर्सन आपस में मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो बैंक के थ्रू कर सकते हैं। तो बैंक वेरीफाई करता है सेंडर और रिसीवर की डिटेल्स को, ताकि करेक्ट सेंडर करेक्ट रिसीवर तक मनी पहुंचा सके। ऐसे ही सेम काम करते हैं बिटकॉइन में माइनर्स, या फिर किसी और क्रिप्टो करेंसी में भी माइनर्स यही सेम काम करते हैं। माइनर्स वेरीफाई करते हैं सेंडर और रिसीवर की डिटेल्स को, ताकि करेक्ट ट्रांजैक्शन हो सके। ये माइनर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड कोई भी हो सकते हैं जिनके पास हाई एंड पीसी हो और मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल्स हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन या कोई और भी क्रिप्टो करेंसी सब ब्लॉकचेन पर आधारित है। तो जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो क्रिप्टिक लैंग्वेज में होता है, यानी कि ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती हैं जो कि माइनर्स को सॉल्व करनी होती हैं। जो भी माइनर अपने पावरफुल कंप्यूटर के जरिए इन ट्रांजैक्शन को करेक्टली वेरीफाई करे और सबसे पहले वेरीफाई करता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, और ये रिवॉर्ड माइंड बिटकॉइन के रूप में होता है। माइंड बिटकॉइन यानी नए बिटकॉइन बनाना। माइनर्स के जरिए ही नए बिटकॉइन ट्रांजैक्शन में आते हैं। माइनर्स जो कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगह होते हैं वो बिटकॉइन माइंड करते हैं। ये मैथमेटिकल पजल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कंप्यूटर्स के जरिए। ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और कुछ नहीं, ट्रांजैक्शंस ही होते हैं जो कि बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन होते हैं। ये ब्लॉकचेन के जरिए क्रिप्टिक लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए माइनर्स को इनको डिक्रिप्ट करना होता है और ब्लॉकचेन में दोबारा ऐड करना होता है या फिर वेरीफाई करना होता है, जिससे कि करेक्ट सेंडर और रिसीवर तक उसका बिटकॉइन ट्रांसफर हो सके। करीब हर 10 मिनट में जो भी पजल या मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसे बिटकॉइन मिलते हैं, और फिर नया एक और पजल दोबारा जनरेट होता है, और जो भी एक माइनर सबसे पहले उसे सॉल्व करता है उसको ही बिटकॉइन मिलते हैं। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है, और जो भी माइनर सबसे पहले सॉल्व करता है उसको बिटकॉइन हर 10 मिनट में मिलते रहते हैं, और ये ट्रांजैक्शन की डिटेल सारी माइनर्स तक पहुंचती रहती है जो भी सॉल्व कर रहा होता है। लेकिन ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती हैं, हाई एंड पीसी चाहिए होता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी चाहिए होता है। और बिटकॉइन माइनर को कितना बिटकॉइन रिवॉर्ड में मिलेगा वो डिपेंड करता है कि उस समय कितने लोग बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हैं या फिर उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले जब 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तो कोई भी इंसान 200 बिटकॉइन 2-3 दिन में कमा सकता था, लेकिन आज के डेट में जब बिटकॉइन की प्राइस इंडियन रुपीज़ में 40 लाख से ज़्यादा है तो एक बिटकॉइन कमाने में ही केवल 150 साल से ज़्यादा लग सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये ज़रूरी नहीं कि हम एक बिटकॉइन ही पूरा बाय करें जो कि इंडियन रुपीज़ में 40 लाख के से ज़्यादा का है। हम बिटकॉइन को फ्रैक्शन में भी बाय कर सकते हैं, यानी कि अगर हम 100 रुपये में बिटकॉइन खरीदना चाहें तो हमको इतना बिटकॉइन मिलेगा जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। और दोस्तों बहुत से ऐसे ऐप होते हैं जिनके जरिए हम बिटकॉइन खरीद सकते हैं ऐसे ही फ्रैक्शंस में, और कभी भी अपने बिटकॉइन को रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं या रुपीज़ को बिटकॉइन में। लेकिन हमको हमेशा सोच समझकर ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें, क्योंकि इसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। ऑल्ट कॉइन सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं बिटकॉइन के, और ये सभी बिटकॉइन के बाद ही लॉन्च हुए हैं। दरअसल बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन में कभी कभार हमको काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिलता है। ये डिले 1 घंटे का भी हो जाता है ट्रांजैक्शन में। तो इसलिए ये ऑल्ट कॉइन्स लॉन्च हुए हैं बिटकॉइन के बाद। बिटकॉइन की सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी इंडियन रुपीज़ में 40 लाख है कीमत, लेकिन ऑल्ट कॉइन इतने ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। पहला ऑल्ट कॉइन है हमारा रिपल, जो कि ट्रांजैक्शन डिले उसमें बहुत ही कम होती है, उसमें ट्रांजैक्शन केवल 4 सेकंड से कम में भी हो जाती है। दूसरे बात करते हैं ईथर, जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन पर आधारित है। दोस्तों सभी क्रिप्टो करेंसी जो कि पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी हैं उनके सबके अलग अलग ब्लॉकचेन होते हैं, वो अपनी ब्लॉकचेन अलग बनाते हैं। ऐसे ही ईथर जो कि क्रिप्टो करेंसी है उसकी अलग एक ब्लॉकचेन है जो कि है इथेरियम।
और ये सेकंड नंबर की लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है जिसकी सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है बिटकॉइन के बाद। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन में 21 मिलियन तक के बिटकॉइन ही जनरेट हो सकते हैं, तो ये इसकी लिमिट थी। लेकिन ईथर क्रिप्टो करेंसी में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, डिमांड के हिसाब से ही उसकी सप्लाई होती है। करीबन 18 मिलियन न्यू कॉइन हर साल रिलीज करते हैं ईथर क्रिप्टो करेंसी। तीसरी क्रिप्टो करेंसी है हमारी लिब्रा, जो कि फेसबुक के द्वारा है। एक लिब्रा की कीमत 18 रुपये है केवल, और जबकि एक ईथर की कीमत हमारी 2,53,000 रुपये थी। आगे बात करते हैं लाइट कॉइन के बारे में। एक लाइट कॉइन की कीमत हमारी 22,900 कुछ रुपये है, जो कि हमेशा चेंज होती रहती है। अगली क्रिप्टो करेंसी है डॉज कॉइन, जो कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इसके डॉग मीम की वजह से, और एक डॉज कॉइन की कीमत 40 है। तो दोस्तों, ऐसे ही काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अवेलेबल है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जहां पर आप देख सकते हैं सारी क्रिप्टो करेंसी और उनके इंडियन रुपीस में प्राइसेस। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इन सभी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने के लिए आपको एक वॉलेट की ज़रूरत होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ होना चाहिए, क्योंकि इस वॉलेट के बिना आप क्रिप्टो करेंसी अपने को स्टोर नहीं कर सकते, और अगर इस वॉलेट का आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपकी क्रिप्टो करेंसी चली जाती है। तो इसलिए मार्केट में काफ़ी सारे वॉलेट अवेलेबल हैं आपकी क्रिप्टो करेंसी को सेफ रखने के लिए। साथ ही दोस्तों, अगर किसी को अपनी एक अलग क्रिप्टो करेंसी बनानी हो तो उसके लिए उसको अलग से ब्लॉकचेन चाहिए होती है और अलग से मनी इन्वेस्टमेंट करना होता है। लेकिन एक टोकन नाम की क्रिप्टो करेंसी भी होती है जिसमें कि आपको किसी और के ब्लॉकचेन या किसी और की क्रिप्टो करेंसी के ब्लॉकचेन पर काम करने को मिल जाता है। जैसे कि हम अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाते हैं इथेरियम ब्लॉकचेन के जरिए, ऐसे बहुत सारी कंपनी करती हैं, तो इन सारी क्रिप्टो करेंसी को टोकन कहते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।